नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो जैसे कि आपको पता है सीटेट जो इसका जो एग्ज़ाम है जुलाई महीने में होने वाला है। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपके जो सीटेट है या फिर इसके अलावा कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, तो उनके लिए भी जो यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो इस पर हम डालते रहते हैं। और हरियाणा में हाल ही में जो है नई वैकेंसी आई है ग्रुप डी वाली, और इसकी डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा भाषा एक लैंग्वेज 1 आ जाती है। अगर आपने इसमें संस्कृत फिल किया होगा, संस्कृत किया है तो संस्कृत, अगर हिंदी किया है तो आपने हिंदी फिल करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर पद्यांश आ जाते हैं, और इन्हीं पद्यांशों में से आपने क्वेश्चन जो उनको फिल करना है। पहले आपको जो पद्यांश है उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चनों को सही से आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो पद्यांश जो आए हैं विज्ञान शकुंतलम जो उसमें से लिए गए हैं, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है, 7 अंक जो इसमें रहेंगे। तो इसमें है कि याति एक तह शिखरम पतिरौस्ती नाम आविष्कृत अरुण नुपुर है सर एक तो अर्क है तेजोद्वैश्य युगपद व्यसनोद्भ्याम लोक नियमित आत्मदशंतरेषु। तो इसमें क्या कहा गया था कि एक तरफ तो औषधियों के एकमात्र स्वामी चंद्रमा अस्ताचल को जा रहे हैं, याति एक तह अशिखरम पतिरौस्ती नाम आविष्कृत अरुण नुपुर है सर एक तो अर्क है। और दूसरी तरफ उदयाचल पर अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदय हो रहा है। कि एक तरफ तो जो चंद्रमा है वो अस्ताचल को जा रहा है, और दूसरी ओर जो सूर्य है वह उदय हो रहा है। तेजोद्वैश्य युगपद व्यसनोद्भ्याम लोक नियमित इव आत्मदशंतरेषु। और इस प्रकार ये दोनों अपने इस अस्त और उदय की स्थिति से समस्त विश्व को संसार का उत्थान और पतन का ज्ञान कराए हैं, उसके चक्कर को बता रहे हैं। जैसे दिन रात बनते हैं, रात को जब चंद्रमा निकलता है तो सुबह जब चंद्रमा चले जाता है और जो सूर्य है वो निकल आता है, उदय हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो क्रम है वो चलता जा रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इस पद्यांश में ये कहा गया था कि एक तरफ औषधियों के एकमात्र स्वामी चंद्रमा अस्ताचल को जा रहे हैं, और दूसरी तरफ उदयाचल पर अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहे हैं। इस प्रकार ये दोनों अपनी अस्त और उदय की स्थिति से समस्त विश्व को संसार का उत्थान और पतन का चक्कर बता रहे हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ये लिया गया है। और जो यहाँ पर ये दूसरा जो पद्यांश है, अंतर्निहिते शशिनी शैव कुमद्विनी में दृष्टिम नंद्यति समणी शोभा इष्ट परवास जनिता बल जनस्य दुखानी नूतन मति मात्र शो दुसहानी। कि चंद्रमा के अस्त हो जाने पर, शशिनी क्या है चंद्रमा, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर समणीय शोभा वाली वह कुमुदिनी, समणीय शोभा वाली वह कुमुदिनी मेरी आंखों को नहीं आनंदित कर रही है। इष्ट प्रवास जनिता बल जनस्य दुखानी नूतनम अति मात्र सुदुसहानी। कि वस्तुतः स्त्रियों का अपने प्रेमी व्यक्ति के प्रदेश गमन से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य हुआ करता है। कि चंद्रमा के अस्त हो जाने पर समणीय स्वभाव वाली वह कुमुदिनी मेरी आंखों को आनंदित नहीं कर रही है। वस्तुतः स्त्रियों का अपना प्रेमी
व्यक्ति के प्रदेश गमन से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य हुआ करता है। कि क्या कहा गया, अर्थात इसमें क्या कहा गया है कि चंद्रमा के रहने पर रात में ही कुमुदिनी विकसित होती है और चंद्रमा के अनुपस्थिति में कुमुदिनी मलिन हो जाती है। विकास की अवस्था में कुमुदिनी लोगों की आंखों को अपनी ओर आकृष्ट करती है, परंतु मलिन अवस्था में वह कुमुदिनी आंखों को आनंदित नहीं करती। तो यहाँ पर कुमुदिनी को नायिका और चंद्र को नायक के रूप में चित्रित किया गया है। कुमुदिनी उसके लिए मलिन हो रही है। इसी प्रकार नायक दुष्यंत भी संकलक है, किंतु शकुंतला उसके लिए विकल हो रही है। तो इस प्रकार ये अभिज्ञान शकुंतलम में से है, राजा दुष्यंत और शकुंतला जो उनकी स्थिति जहाँ यहाँ पर इसमें दिखाई गई है। तो इस प्रकार के जो दो जो है यहाँ पर ये पद्यांश थे और इन्हीं में से जो अब आपने क्वेश्चन को फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन था कि अस्त शिखरम क्या प्रियाते, अस्त शिखर की ओर कौन जा रहे थे? सूर्य, तारसमूह, चंद्र या दुष्यंत का सिंदनम। और इसमें जो है ऑप्शन डी वाला है। तो अस्त कौन होने वाला था? चंद्रमा होने वाला था और उदय सूर्य। तो अस्त शिखरम अर्थात अस्ताचल की ओर चंद्रमा जा रहा है। समय का पता लगाने के लिए ऋषि कण्व ने शिष्यों को आदेश दिया और इससे पता चलता है कि चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है तथा अरुण का आगे की वे सूर्योदित हो रहा है, मतलब क्या है, सुबह होने वाली है। तो ये इसका मतलब है। उसके बाद है स कुमुदवती दर्शका नाम नेत्राणी कुतः न नंदति उषा प्रकाश से तदीय वर्ण परिवर्तन जातम ताम न को अपि पश्यति चंद्रिका भाव सा मलान्मुखी समृता सूर्य प्रकाशम ऐसे मानना सा मलिन ताम गता। तो सा कुमुदवती दर्श का नाम नेत्राणी कुतः न नंदति, वो जो कुमुदिनी जो थी वो दर्शकों की जो आंखें जो थी उसको आनंदित क्यों नहीं कर रही थी? और इसका जो यहाँ पर कारण है ऑप्शन सी में है, चंद्रिका भाव मलान्मुखी समृता, कि वह कुमुदिनी चंद्रमा के छिप जाने पर समण्य शोभा वाली होने से मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। अर्थात कुमुदिनी की शोभा अब केवल समण की ही चीज़ हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो नायक जो थे वो जैसे दूर चले जाते हैं तब उनके वियोग में जो नायिका जो थी उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद है लोको नियमित इव आत्म दशंतरिषु पंक्ति किम वास्तविक तात्पर्य। ये जो यहाँ पर पंक्ति जो आई है लोको नियमित इव आत्म दशंतरिषु, तो ये इस पंक्ति में कहा क्या गया है? लोके आत्मदशा विवेचनम न कोपि करोति लोका दशांतराणि संप्राप्य विमूढ़ा भवन्ति लोका सब की दशाभ्य न निम्यन्ते या सब विपत्ति संपत्ति दशा के नपि दुख हर्ष न कार्य। तो लोको नियमित इव आत्मदशांतरेषु, इसका जो यहाँ पर अर्थ आया है ऑप्शन जो डी वाला है। तो इसमें जो है यहाँ पर इसका अर्थ आया है, तो इसके बारे में भी जो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहा गया है कि यह संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि अपने अपने विपत्ति और संपत्ति में किसे दुख एवं हर्ष का अनुभव नहीं होता, अर्थात सबको होता है, क्योंकि सुख और दुख क्या आने जाने हैं। कभी दुख आते हैं तो कभी सुख आते हैं, सुख के बाद दुख आते हैं, दुख के बाद सुख आते हैं। इसलिए उन्नति में हर्ष और अवनति में शोक नहीं करना चाहिए। समय ही किसी को उन्नत और किसी को अवनत बनाता है। तो ये टाइम की बात होती है, किसी का भाग्य चमक जाता है और किसी का नहीं चमकता है, लेकिन समय जरूर बदलता है। तो सुख दुख क्या है, आने जाने हैं। आप अपने कर्म करते रहो, आपका जो उसका फल है वो जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है समण्य शोभा इति पदस्य का विग्रह समुचित है। ये जो यहाँ पर समण्य शोभा है इसका विग्रह क्या लिया गया है? यहाँ पर समण्य च अशो शोभा अर्थात कर्मधारय समास, समण्य च शोभा च द्वंद्व समास, समण्य शोभा तत्पुरुष समास, समण्य शोभा यस्य बहुव्रीहि समास। तो इसका जो यहाँ पर सही विग्रह कौन से वाला है? और सही विग्रह है यहाँ पर ऑप्शन डी में बहुव्रीहि समास में, समण्य शोभा यस्य।
कि कुमुदिनी की शोभा अब केवल स्मरण योग्य हो गई है। उसके बाद है सूर्य रथस्य सारथी का। सूर्य जो है इनके रथ का सारथी कौन है? अरुण है, श्री कृष्ण, मातली या चंद्र है। तो यहाँ पर जो इसमें आया था कि एक तरफ तो औषधियों के एकमात्र स्वामी चंद्रमा अस्ताचल को जा रहे हैं और दूसरी ओर उदयाचल पर अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदय हो रहे हैं। तो कौन थे? अरुण, ऑप्शन ए वाले। तो सूर्य का सारथी यहाँ पर अरुण है और औषधियों का स्वामी चंद्रमा। एक का अस्त होना और दूसरे का उदित होना, ये लोक नियम को दिखाते हैं। तो यही चक्कर चल रहा है, दिन रात, सर्दी गर्मी। उसके बाद है उपयुक्त श्लोक द्वे किम छंद प्रयुक्तम। यहाँ पर जो श्लोक आया है इसमें छंद कौन सा है? मालिनी है, वसंतिल का है, वसंत है या शिखरणी छंद है। तो कौन से छंद का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? और यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन बी वाला इसमें माना गया है, तो वसंतिल का छंद है। और ये जो छंद है इसका लक्षण क्या होता है? तो इसको क्या है? छंद समृत वृत्त इसको कहा गया है। और इसके प्रत्येक चरण में तगण, भगण, जगण, गुरु और भगण ये माने गए हैं। उक्ता वसंतिल का तबजा जगह हुआ है। तो तगण, भगण, दो जगण और दो गुरु, तगण, भगण, जगण और दो गुरु यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसमें तगण, भगण, दो जगण हैं और दो गुरु हैं, यहाँ पर जो है गुरु हो जाएगा। तो तगण, भगण, दो जगण और दो गुरु, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें हो जाएगा। दो तगण हैं और दो ही गुरु होंगे। तो ये तगण, भगण, दो जगण हैं और दो गुरु हैं। तो इस प्रकार से जो 14 जो वर्ण हैं यहाँ पर इसमें हो जाते हैं। उक्ता वसंतिल का तब जगह हो गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो हमारा जो गद्यांश है वो आ जाता है। और अब आपने जो इसमें से जो क्वेश्चन है वो फिल करने हैं। और पहले आपको जो यहाँ पर जो गद्यांश जो आया है इसके हिंदी पता होना चाहिए, तभी आप इसमें से सही आंसर फिल कर पाओगे। और ये जो जैसे यहाँ पर गद्यांश है इसको आपने एक बार में ही पढ़ लेना है, क्योंकि इससे जो आपका समय भी बचेगा और आप जो एक बार में ही सारे आंसर भी कर पाओगे। क्योंकि जो गद्यांश जो होता है इसमें से आंसर फिल करने होते हैं, इसमें इसी के अंदर होते हैं और वो सही भी होते हैं, इसलिए इसको आपने ध्यानपूर्वक भी करना होगा। तो यहाँ पर गद्यांश के अनुपयोगी पदार्थ है। स्वकल्पनानुसारम कीदृशानि कीड़कानि नृप्यानि कथम च तेषाम् उपयोगेन अनुभूति विधेयते इति अर्थम बाल्यावस्थाम अहम स्वच्छंदम आसम। कि एक बच्चे के रूप में मैं यह तय करने के लिए स्वतंत्र था कि मैं बेकार वस्तुओं के साथ किस तरह के खिलौनों की कल्पना कर सकता हूँ। वस्तु मध्य आनंद व्यापारे मम सर्वेशा क्रीड़ा मित्राणि पूर्ण रूपेण सहभागिता प्रावर्तत। और आनंद की भावना पैदा करने के लिए उसका उपयोग कैसे करूं। और वास्तव में मेरे सभी खेल मेरे आनंद व्यवसाय में पूरी तरह से शामिल थे। मम सर्वेशा क्रीड़ा मित्राणि पूर्ण रूपेण सहभागिता प्रवर्तत। क्रीड़ता ही या आनंद अनुभूति विधेयते सम तत्तर में सुहृद है एवं हेतुभूता आसन। और मेरे दोस्त खेल द्वारा निर्धारित खुशी की भावना का कारण थे। तो क्रीड़ा या अनुभूति भी देते, तो खेलने से जो आनंद की अनुभूति होती थी। तत्तर में सुहृद है एवं हेतुभूता आसन, उसमें जो मेरे जो मित्र थे वही इसका कारण थे। इति तो निश्चय प्रचम एवं समित क्रम सुकेशु चन दिवसेषु कदाचन अस्माकं
बाल्यावस्था जन्य स्वर्गीय वेश्यक जगत है प्रलोभनम एकम प्राविशत। कि मेरे दोस्त खेल के द्वारा निर्धारित खुशी की भावना का कारण थे, लेकिन यह निश्चित है कि कभी इस तरह बीतने वाले दिनों में और कभी हमारे बचपन के स्वर्ग में उन्होंने वेश्यक दुनिया के प्रलोभनों में से एक में प्रवेश किया। अस्माकं सहचर्यसु एकम अंगल किरणकम प्राप्नोत, और हमारे एक साथी को, यहाँ पर जो अंग्रेजी जो खिलौना है, और हमारे एक साथी को एक अंग्रेजी खिलौना मिला। ये जो अंगल किरणकम है अंग्रेजी खिलौना, यदि परिपूर्णम अतीव आश्चर्यकारी जीवित वस्तुवद आसीत, जो एकदम सही था और एक अद्भुत जीवित वस्तु की तरह दिखता था। तत्किरणकम समधारण से अहम भावेन तृप्त है स शीघ्रमेव क्रीड़ा प्रति किंचित उपेक्षापूर्णम इव संवृत है। और उस खिलौने को के कब्जे में अपने अहंकार पर गर्व करते हुए कि वह जल्द ही खेलों के प्रति कुछ उदासीन हो गया। या जैसे एक आपने देखा भी होगा, अगर किसी बच्चे को कोई छोटा बच्चा है उसे कोई नया खिलौना मिलता है तो वो किसी को भी क्या खेलने के लिए नहीं देता है। तो यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर बच्चे को जो अंग्रेजी खिलौना है वो प्राप्त होता है। और यद्यपि परिपूर्णम अतीव आश्चर्यकारी जीवित वस्तु आसीत, और वह कैसा था, एक अद्भुत जीवित वस्तु के समान था। और तत्किरणक साधारण से भावेन तृप्त है स शीघ्रमेव क्रीड़ा प्रति किंचित उपेक्षा पूर्णमेव संवृत। और उस खिलौने के कब्जे में अपने अहंकार पर गर्व करते हुए वह जल्द ही खेलों के प्रति उदासीन हो गया। सह तत्किरणकम अस्मतः दूरी कर्तुम प्रयासरत है अभूत, और वह उस खिलौने का हमसे दूर करने की कोशिश कर रहा था। दूरी कर्तुम प्रयासरत है अभूत, दूर करने का प्रयास कर रहा था। अन्य उपलभ्यता विकथनशील है आत्मानम श्रेष्ठम मन माना असो इतरेभ्य मित्रेभ्य पृथक इव समृत हैं। वह अनुपलब्धि और घमंडी था और अपने आप को श्रेष्ठ समझता था। अहम विश्वसामी यद असो आधुनिक ऐतिहासिक भाषण प्रयुज्येत, और मुझे विश्वास है कि वह एक आधुनिक ऐतिहासिक केवल जो विथ है उसकी शक्ति का ही प्रतीक था। और अहम विश्वसामी यदि असाधुनिक ऐतिहासिक भाषण प्रयुज्येत न्यूनम कथयेत यद अहम सर्वथा सभ्यता अस्मि, कि मुझे विश्वास था कि यदि वे आधुनिक ऐतिहासिक भाषा का प्रयोग करते तो वे निश्चित रूप से कहते कि मैं सबसे सभ्य हूँ। और तत्किरणकम प्रत्येत दिया अनुराग है एतावत मात्रम प्रवृद्ध है यद असो एतत् परिबोधुम अपि असक्त है भूत यद तस्य कृते तत्किरणकम प्रलोभन अपेक्षा तथापि अधिक महत्वपूर्ण यह बाल्यानुभूति अस्ति। तो तत्किरणकम प्रति तदीय अनुराग है, और खिलौने के प्रति उसके जो दीवानगी थी, जो उसका प्रेम था। एतावत मात्रम प्रवृद्ध यद असो एतत् परिबोधुम अपि असक्त है भूत, कि खिलौने के प्रति उसकी जो प्रेम जो था इस हद तक बढ़ गया था कि वह यह भी महसूस नहीं कर पा रहा था कि खिलौनों के प्रलोभन से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए बचकानी भावना थी। यदा शब्द परिबोधुम अपि असक्त है, तो यह भी जब भूल गया था, कह सकते हैं कि आप या महसूस नहीं कर पा रहा था कि खिलौने के प्रलोभन से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए उसका बचपन था। यह तस्य कृत्य तत्किरणकम प्रलोभन अपेक्षा तथापि अधिक महत्वपूर्ण या बाल्य अनुभूति। और
यह तस्य कृते क्रीडकं प्रलोभनापेक्षया तथापि अधिक महत्वपूर्ण या बाल्य अनुभूति अस्ति। सा धूम आकुले इव जायते, और वह धुएं की तरह है उत्पन्न हो रही थी। तो धुएं के बादल झाउस के समान ये उत्पन्न हुई थी कि यह तस्य कृते क्रीडकं प्रलोभनापेक्षया तथापि अधिक महत्वपूर्ण या बाल्य अनुभूति अस्ति सा धूम आकुलित इव जायते। कि खिलौने के प्रति उसकी जो दीवानगी जो थी, प्रेम जो था, वो इस हद तक बढ़ गया था कि वह भी महसूस नहीं कर पा रहा था कि खिलौने के प्रलोभन से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए बचकानी भावना धुएं के बादल की तरह पैदा हुई थी। और एतत् क्रीडकं तो केवलम तस्य अशक्तिमेव घोत्यति, और यह खिलौना तो केवल वित्त की शक्ति का ही प्रतीक था। एतत् क्रीडकं तो केवलम तस्य अशक्तिमेव घोत्यति, और ये जो खिलौना जो था ये तो सिर्फ केवल उसकी पैसे की जो शक्ति थी उसको ही दिखा रहा था, क्योंकि उसको जो एक अंग्रेजी जो खिलौना वो मिल गया था और वो उसके कारण अपने जो मित्र जो थे उनसे अलग हो गया था। न तो बाल्यावस्था में स्वाभाविक सृजनात्मक प्रवृत्ति ही चापि नैसर्गिक क्रीड़ा आनंदम वा, कि न कि बचपन प्राकृतिक रचनात्मक प्रवृत्ति या प्राकृतिक खेल का आनंद। स तो सर्वदा केवलम तान एव सुहृद नियंत्रितुम सन्नद्धम आसीत्, वह तो हमेशा केवल उन्हीं दोस्तों को आमंत्रित करने के लिए तैयार रहते थे। यह तस्य क्रीड़ा जगति असौ आनंदभूति भाव परिपूर्ण अवर्तंत, कि जो उनके खेल की दुनिया में उस आनंदपूर्ण अनुभव और भावना से भरे हुए थे। तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनके द्वारा यहाँ पर ये जो गद्यांश जो है ये आया है। तो यहाँ पर एक मित्र है उनमें से अगर एक को खेल मिल जाए तो वो किस प्रकार से अपने अन्य जो मित्र हैं उनसे अलग हो जाता है, उसी को यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। और उसके बाद जो यहाँ पर इसमें से क्वेश्चन जो आपने फिल करने हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि बाल्य अवस्थायां टैगोर या क्रीड़ा क्रीडितवान् तासुः क्रीडकानि पूर्णता भावात् सम्मत अधिकम आनंद प्रदायिनी नासन महार्घै क्रीडकै सह टैगोर क्रीडितुं न शशाकीति प्रतिभासते तद अनितन बाल क्रीड़ा जगति महत् परिवर्तनं लक्ष्यते क्रीडकानि सामान्यानि स्वनिर्मितानि तदीय कल्पना प्रसूतानि च आसन्। तो यहाँ पर जो इनमें कौन सा माना गया है, और इनमें देखें तो जो है ऑप्शन डी वाला यहाँ पर माना गया है। बाल्यावस्था जो थी इसमें टैगोर जिस खेल को खेलते थे वह सामान्य रूप में अनुपयोगी पदार्थों से अपने स्वयं से निर्मित कल्पना द्वारा उसका निर्माण करते थे। तो यहाँ पर इसके बारे में कहा गया है कि बाल्यावस्था में जो टैगोर थे जिस खेल से खेलते थे वह सामान्य रूप में अनुपयोगी पदार्थों से अपने स्वयं से निर्मित कल्पना द्वारा उसका निर्माण करते थे और उसके उपयोग से आनंद का अनुभव करते थे। उसके बाद है टैगोर अनुसारम मध्य आनंद व्यापारे मम सर्वेषां क्रीड़ा मित्राणां पूर्ण रूपेण सहभागिता प्रवर्तित इति वाक्येन शिक्षायां महत्वपूर्णं कथमम उद्दिष्टम लक्ष्यते। मैत्रीभावस्य महत्वं सहभागिता सहयोग शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा या क्रीड़ा माध्यमेन ज्ञान वाप्ति ही। तो टैगोर जो उनके कथन के अनुसार मध्य आनंद व्यापारे मम सर्वेषां क्रीड़ा मित्राणां पूर्ण रूपेण सहभागिता प्रवर्तित, कि मेरे आनंद के व्यापार अर्थात जिसके द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी उसमें मेरे संपूर्ण खिलौने वाले मित्र पूर्णतः सहभागिता रखते थे। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन बी वाला है सहभागिता और सहयोग, उसको यहाँ पर माना गया है टैगोर जो उनके अनुसार कि मेरे आनंद के व्यापार में मेरे जितने भी जो मित्र थे वो पूर्ण से सहभागी होते थे।
इति वाक्येन शिक्षा महत्वपूर्ण कथम उद्दिष्टम। तो यहाँ पर सहयोग की भावना जो इसमें दिखाई गई है कि वे साथ सहयोग देते थे। तो क्या इसमें कहा गया है कि मेरे आनंद के व्यापार, अर्थात जिसके द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी उसमें मेरे संपूर्ण खेलने वाले मित्र पूर्णतः सहभागिता रखते थे, अर्थात पूर्ण रूप से सहयोग करते थे। इस वाक्य से शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि इससे सहभागिता और सहयोग की भावना का विकास होता है। उसके बाद टैगोर से मित्रम सविकेन किरणकेन अन्यान क्रीडितुम न अनुमेति सम यतो ही। तो टैगोर के मित्र अपने द्वारा खेलने के कारण या आनंद प्राप्ति के कारण अन्य या दूसरे खेलने वालों से संबंध नहीं रखते थे। क्यों? टैगोर तत्मित्र साकम च न कदापि क्रीडितवान् क्रीडकस्य अस्य सूत्रां सुरक्षा विधेय इत्यर्थं स स्वपितृभ्यां प्रतिबोधितासीत्। यदि नाम एतत् क्रीडकं क्रीडा मध्ये कदाचित् त्रुटिति तदा अहं दण्डो भविष्यामि इति कारणात् भीतः आसीत् या तद् महाक्रीडन साधारण कारणात् से आत्मानं सर्वश्रेष्ठं गर्वितं च मन्यते सम। तो यहाँ पर इसमें देखें तो जो है ऑप्शन डी वाला इसमें माना गया है। टैगोर से मित्र से क्रीडन क्रीडितुम नानुमिति यतो ही। तो इसका जो ऑप्शन डी वाला है, अब इसमें क्या कहा गया है, क्यों, जैसा कि हमने गद्यांश में भी पढ़ा था। तो टैगोर के मित्र अपने द्वारा खेलने के कारण या आनंद प्राप्त करने के कारण अन्य अथवा दूसरे खेलने वालों से संबंध नहीं रखते थे, क्योंकि वे महान अर्थात बड़े खेलों में विजय प्राप्त करने से अपने को सर्वश्रेष्ठ एवं गौरवान्वित महसूस करते थे और वे अपने को गर्वित मानते थे। तो इसी कारण से जो वे नहीं खेलते थे। उसके बाद यद असौ आधुनिकम ऐतिहासिकम भाषां प्रयुज्येत नूनम स कथयेत यद अहम सर्वेषु सभ्यतो अस्मि इति वाक्येन टैगोर कथितुं वाञ्छति। तो ये जो यहाँ पर लाइन जो है इसमें टैगोर क्या कहना चाहते हैं, आधुनिकेन इतिहासेन लोकानां मध्ये महत् अनन्तरं जातम टैगोर से मित्रेण इतिहासस्य आधुनिक भाषा अध्येतव्या आधुनिक काले सम्पत्ति वस्तूनि आधृत्य सभ्यतायाः निर्णयो भवति या आंगल विनिर्मितानि वस्तूनि श्रेष्ठानि भवन्ति इति तत्क्रेतारहं मन्यते। तो यहाँ पर इसमें कौन सा है, यदि असौ आधुनिक ऐतिहासिक भाषा प्रयुज्येत, और इनके अनुसार देखें तो जो है ऑप्शन सी को यहाँ पर माना गया है, आधुनिक संपत्ति काले, मतलब जो जिसके पास आज के समय में पैसे हैं, धन है, वस्तुनि आधृत्य सभ्यता निर्णयो भवति। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या इसमें कहा गया है। यदि वे सभी आधुनिक ऐतिहासिक भाषा का प्रयोग करते तो निश्चय ही वे कहते थे कि मैं सभी सभ्यताओं को जानता हूँ। और इस वाक्य में जो टैगोर है ये कहना चाहते हैं कि आधुनिक काल में संपत्ति तथा वस्तुओं पर आधारित सभ्यता का निर्णय होता है, मतलब जो पैसे हैं। उसके बाद है उत्साह तीरे के टैगोर मित्रम किम अबोधुम न शशाक। अति उत्साह में जो टैगोर के मित्र थे वो इनमें से किसमें अवबोधन में असमर्थ थे, मतलब क्या नहीं जानते थे। बालानाम वास्तविक आनंद अनुभूति सृजनात्मकतया सुहृद्भिः साकं खेल आनंदस्य स्वाभाविकता समायाति संपदा साकं विपत्तिः समायाति तस्य पूर्णं क्रीडकं कदाचन त्रुटिं भविष्यति लुप्तं वा टैगोर विनिर्मितानि क्रीडकानि तत्क्रीडकन अपेक्षा श्रेष्ठानि आसन। तो क्या नहीं जानते थे वे, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है, बाला नाम वास्तविक अनुभूति सृजनात्मकता सुहृद्भिः च साकं खेल आनंदस्य सहभागिताया सम आयाति। तो इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। अति उत्साह में टैगोर के मित्र निम्नलिखित अवबोधन में असमर्थ थे। वो नहीं जानते थे कि बालकों की वास्तविक आनंद अनुभूति, सृजनात्मक क्षमता और शुभेच्छु या सुहृद अर्थात उनके जो मित्र मंडली है, मित्र हित चाहने वालों के साथ सहभागी होकर खेल का आनंद लेते थे। क्योंकि जैसे कि हमने गद्यांश में पढ़ा था, एक बच्चा जो था उसको एक जो खिलौना मिल गया था, अंग्रेजी खिलौना, और वो अपने बच्चों से अलग हो गया था। वो क्योंकि वो उनको नहीं देता था और उनके साथ नहीं खेलता था तो उनसे अलग हो गया था। तो जो यहाँ पर मज़ा जो है, एक जो समूह जो होता है उसमें खेलने में आता है, वो अकेले में नहीं आता है।
जैसे आजकल का जो समय है इसमें बच्चे मोबाइल, वीडियो गेम, तो सभी क्या अलग अलग है। और पहले जो समय होता था सभी बच्चे, क्योंकि वीडियो गेम, मोबाइल नहीं होते थे और सभी क्या है एक मंडली बनाकर खेलते थे। तो आज का जो समय में जो बच्चे जो है वो उनसे दूर हो गए हैं। उसके बाद है उपर्युक्त प्रघट के बाल्यावस्थायाम अहम स्वच्छंद आसन इति वाक्यांश से स्वच्छंद है इति पदस्य का अर्थ है न कस्मिन उपरि निर्भर है किरणकर निर्माणे पितरो अनुमति नैव आवश्यकी स्वतंत्र व्यवहारता या स्वतंत्र है। तो उपयुक्त प्रघट के बाल्यावस्था में एवं स्वच्छंद आसन, इसमें स्वच्छंद एक जो शब्द आया था, मैं स्वतंत्र हूँ, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब है स्वतंत्र रूपेण व्यवहारता। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। तो जैसा कि हमने गद्यांश पढ़ा था उसमें बाल्यावस्था एवं स्वच्छंदम आसन यह आया था एक। तो स्वच्छंद इसका जो अर्थ है यहाँ पर कि जो स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता हो, अर्थात स्वतंत्र रूप से या जिसमें बाह्य हस्तक्षेप न हो, व्यवहार करना ही स्वच्छंद है। मतलब स्वतंत्र होना, अपनी मर्जी से जो मर्जी करना, जहाँ खेलना कूदना खाना पीना। उसके बाद है कत्मे शब्द है मित्र शब्द से पर्याय पदम नास्ति। तो यहाँ पर एक मित्र जो ये शब्द है इसके लिए नहीं है, सुहृद शाखा मित्र या सहचर। तो ये ऑप्शन डी वाला है सहचर। मित्र शब्द का पर्याय सुहृद मित्र और सखा तीनों है। विकल्प में जो ये सहचर दिया गया है ये नहीं है। सहचर जो इसका मतलब होता है सह मतलब साथ, चर चलने वाला, तो साथ चलने वाला। उसके बाद यह आनंदभूति विधीयते इति वाक्य किम वाच्यम। तो जो आनंद की अनुभूति मिलती थी इसमें ये किस प्रकार का वाच्य है? भाव है, कर्तृ है, कर्म है, या इनमें से कोई सा भी नहीं है। और इनके अनुसार देखें तो इसमें ऑप्शन डी जो कर्म वाच्य इसमें माना गया है। या अनुभूति विधीयते, तो कर्म वाच्य के कर्ता में तृतीया और कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। तो कर्म वाच्य जो उसका यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद है अस्य प्रघटकस्य सारभूतम तत्वों की मस्ती। इसका सारभूत जो तत्व है ये क्या माना गया है? मतलब निचोड़ कह सकते हैं आप। क्रीड़ा से सहभागिताया क्रीड़ा भावना महत्व बालकस्य सृजनात्मक कल्पनाया सामूहिक क्रीड़ाश्च आनंद अनुभूति आधुनिक इतिहास संग रूपेण सभ्यतायार्थ या स्वहस्ताभ्याम पूर्ण क्रीडकम निर्मातुम न शक्य थे। तो इसका जो ऑप्शन बी में माना गया है बालकस्य सृजनात्मक कल्पनाया और सामूहिक क्रीड़ाश्च आनंद अनुभूति ही। तो इसमें क्या कहा गया है कि बालक की सृजनात्मक कल्पना जो क्रिएटिविटी जो होती है रचनात्मकता और सामूहिक खेल में आनंद की अनुभूति होती है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो कोई भी वस्तु होती है उसमें उसको बनाते हैं, तोड़ते हैं, फिर दोबारा बनाते हैं। इस प्रकार से जब वह आनंद जिसमें प्राप्त करते हैं। उसके बाद है सर्वोपयुक्त उत्तरम चिन्हुत। तो यहाँ पर जो पैडागोजी या उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। एका शिक्षिका सब शिक्षार्थीभ्य रेल समय सारणी प्रदाय तान तिथि स्थान श्रेणी अनुसारम आरक्षण प्रपत्रम पूरितुम कथ्यति अस्याम गतिविधि वाचन से किम उपकौशलम निहितम। तो यहाँ पर जो एक शिक्षिका जो है अध्यापिका टीचर वो अपने जो शिक्षार्थी हैं उनको रेल की जो समय सारणी है उसको लेकर डेट स्थान और जो श्रेणी है उसके अनुसार आरक्षण पत्र जो है उसको फिल करने के लिए कहती है। तो ये यहाँ पर किन के बारे में है? विभिन्न पाठ्य सामग्री अर्थम विभिन्न युक्ति नाम परिपालनम मौखिक रूपात रेखा चित्रात्मक रूपेण सूचनाएं प्रवर्तनम अन्य सामग्री से संबंध द्वारा पाठ्य वस्तु स्पष्टीकरण या अवलोकन सूचना कथम प्रापणीय। तो यहाँ पर जो गतिविधि है इसमें किसके बारे में बताया गया है? और यहाँ पर ऑप्शन सी अन्य सामग्री से संबंध द्वारा पाठ्य वस्तु स्पष्टीकरण कि एक शिक्षिका अपने छात्रों से रेल समय सारणी देकर उसमें तिथि स्थान और श्रेणी के अनुसार आरक्षण प्रपत्र पूरा करने के लिए कहती है। तो संप्रति विधान में वाचना का अन्य सामग्री सहित पाठ्य वस्तु की स्पष्टीकरण का उपकोषण यहाँ पर निहित है। तो ये जब इससे संबंधित है आरक्षण प्रपत्र पूरा करने के लिए यहाँ पर इसमें कहा गया है। तो क्या है? पाठ्य वस्तु के स्पष्टीकरण का उपकौशल।
उसके बाद है निम्नलिखितानि कथनानि पठन्तु। भाषार्जनाय किम कथनम सर्वाधिक समीचीनम। तो क्या है यहाँ पर भाषार्जन के लिए सर्वाधिक जो सही है। छात्र भाषा व्याकरण नियम केंद्रित भवेयु तेषां नियम ज्ञानम भाषा कौशलम प्रबोधयति। रूप संरचना अधिकृत कोऽपि छात्रः व्याकरण ज्ञान प्रयोगेन भाषां प्रभावरूपेण वक्तुं लिखितुं समर्थः भवति। छात्रः बुद्धि प्रयोगेन तार्किक नियमन तर्कशक्त्या च भाषा संरचना नियमान् अवबोधुं समर्थः भवेयुः। या शिक्षकः छात्राणां मौखिक संप्रेषण वाचन शब्दावली लेखन कौशलानि केन्द्रीकृत्य कार्यं कुर्युः। व्याकरण नियमः अपवादः च तदेव सार्थकं प्राप्नुवन्ति यदा एते मौखिकरूपेण संयोजनेन च भाषा किंचित आंतरिकं विकासं कुर्वन्ति। तो यहाँ पर इसमें क्या सही है, और इनमें जो देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है, यहाँ पर ऑप्शन जो डी है उसको क्या यहाँ पर इसमें सही माना गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाषार्जन या भाषा के ज्ञान के लिए सर्वाधिक समीचीन या उपयुक्त कथन है कि शिक्षक छात्रों के मौखिक संप्रेषण वाचन शब्दावली लेखन कौशल को केंद्रीय बिंदु में रखकर कार्य करें, और व्याकरण के नियम और अपवाद में तभी सार्थकता को वे प्राप्त होते हैं जब ये मौखिक रूप से और समायोजित करके भाषा का कुछ आंतरिक विकास करते हैं। उसके बाद है रूपात्मक मूल्यांकनम मन्यते अधिगमनाय अधिगमने अधिगमनाधिकृत्य या अधिगमनस्य। तो इसमें जो माना गया है ये ऑप्शन सी जो है अधिगमनम अधिकृत्य, इसे माना गया है। तो रूपात्मक मूल्यांकन से कहा गया है जब सीखने के साथ ही उसका मूल्यांकन भी किया जाता है, अर्थात अधिगमन अधिकृत्य। यह मूल्यांकन प्रणाली ही रूपात्मक मूल्यांकन के रूप में जानी जाती है। उसके बाद है छात्रा अनुच्छेद संगठनम अवगंतुं समर्था भवेयुः इत्यर्थम आवश्यकम। तो अनुच्छेद संगठनम उसे पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसके लिए क्या आवश्यक है यहाँ पर, विचार मूल्यम शब्द व्यस्तरियम शीर्षक वाक्य विस्तार सायम योजकानी या विचार प्राचुर्यम। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी वाला जो है शीर्षक वाक्य विस्तार सहायक योजक, इनको यहाँ पर माना गया है। तो छात्रों को अनुच्छेद का संगठन प्राप्त करने के लिए समर्थन होना चाहिए। उसके लिए छात्रों को शीर्षक वाक्य अर्थात अनुच्छेद का शीर्षक क्या होगा उसका ज्ञान होना चाहिए तथा उसकी व्याख्या या विस्तार में सहायक योजनाओं का ज्ञान होना चाहिए। मतलब जैसे हमने गद्यांश पढ़ा, और गद्यांश में जब हमने पूरा पढ़ लिया तब इसके बारे में जो भी निचोड़ निकला कि ये इसमें कहाँ का क्या कहा गया है, किसके ऊपर है, तो वही जो यहाँ पर इसमें कहा गया है। उसके बाद है सतत व्यापक मूल्यांकनम इत्यनेन संबंधः व्यापक इति संकल्पना छात्रस्य वृद्धि विकास अंतर्गते पक्ष विवृणोति। सह शैक्षिक शैक्षणिक सह शैक्षणिक संपूर्ण शैक्षिक या शैक्षणिकस्य। तो सतत व्यापक मूल्यांकनम इत्यनेन संबंधः व्यापक इति संकल्पना छात्रस्य वृद्धि विकास अंतर्गते, और इसको रहेगा ऑप्शन बी वाला शैक्षणिक और सह शैक्षणिक पक्षम विवृणोति। तो ये दोनों को होना क्या यहाँ पर जरूरी माना गया है। तो क्या है सतत व्यापक मूल्यांकन, इससे संबंधित पद व्यापक की संकल्पना से छात्र के वृद्धि और विकास के अंतर्गत शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों पक्षों को होना जरूरी है। उसके बाद कक्षा या मिश्रित योग्यता समूह सह एव यत्र विभिन्न राष्ट्र संबंध छात्रा मिलित्वा पठन्ति समाजस्य विभिन्न स्तर संबद्ध छात्रा मिलित्वा पठन्ति मंदगति शिक्षार्थिनः उच्च उपलब्धि प्राप्ताः मिलित्वा पठन्ति या बालकाः बालिकाश्च मिलित्वा पठन्ति। तो मिश्रित योग्यता समूह से क्या अर्थ है यहाँ पर, और इसका अर्थ है ऑप्शन सी से जिसमें मंदगति शिक्षार्थी और उच्च उपलब्धि प्राप्त मिलित्वा पठन्ति, जिसमें जो तेज बुद्धि वाले और कम बुद्धि वाले क्या है दोनों मिलकर पढ़ते हैं। तो कक्षा में मिश्रित सभी छात्र एक साथ अध्ययन में सम्मिलित हुआ, अर्थात योग्यता समूह वही होता है जहाँ पर मंद या कम बुद्धि वाले छात्र उच्च बुद्धि उपलब्धि वाले छात्रों के साथ मिलकर पढ़ते हैं, अर्थात मंद बुद्धि और तीव्र या कुशाग्र बुद्धि वाले छात्र एक साथ मिलकर पढ़ाई करें। उसके बाद निम्नलिखितेषु किम कथनम असमीचीनम। तो यहाँ पर एक गलत है।
संप्रेषणात्मकं शिक्षणं मूलतः उत्पादक कौशल्यो यथा भाषणस्य लेखनस्य च समृद्ध्या सम्बद्धम्। संप्रेषणात्मकं शिक्षणं मूलतः व्याख्यान अभिव्यक्ति द्वारा अर्थ स्पष्टीकरणेन सम्बद्धम्। संप्रेषणात्मकं शिक्षणं व्यवहारिक जीवने भाषा प्रयोगं लक्ष्यीकरोति। यह संप्रेषणात्मकं शिक्षणं मूलतः वर्तन्या भाषाया च नियमानां द्वारा शब्दावल्यः व्याकरण नियमानां च शिक्षेण सम्बद्धम्। तो यहाँ पर इसमें एक असमीचीन है, गलत है, अलग है, और जो ऑप्शन डी वाला है संप्रेषणात्मक शिक्षण मूलतः वर्तनीय भाषा च नियमानां द्वारा शब्दावल्य व्याकरण नियमानां च शिक्षेण सम्बद्धम्। तो इसके बारे में भी देख लेते क्या कहा गया है। तो निम्नलिखित में जो असमीचीन कथन या असंगत कथन जो है कि संप्रेषणात्मक शिक्षक वह मूल रूप से वर्तनी भाषा एवं नियमों द्वारा शब्दावली व्याकरण के नियमों एवं शिक्षण से संबंधित है, और यह कथन सही है कि संप्रेषणात्मक शिक्षण मूलतः उत्पादन कौशल या भाषा कौशल व लेखन की समृद्धि से संबंधित है। उसके बाद है एका शिक्षिका अन्विष्यति यत् तस्याः केचन छात्राः भाषा प्रश्न पत्रस्य लेखन संबंध भागे निम्न श्रेणीं प्राप्नुवन्ति। सा निम्न श्रेण्या कारणं ज्ञातुम् एकं परीक्षणं प्रकल्पयति तत् परीक्षणं किं कथ्यते। तो एक शिक्षिका जाए देखती है कि उसके कुछ बच्चे जाए किसी जो पेपर जो है भाषा प्रश्न पत्र लिखने से संबंधित भाग जो उसमें निम्न श्रेणी को प्राप्त कर रहे हैं, मतलब उनके नंबर कम आ रहे हैं, या तो उसका कारण जानने की कोशिश करती है। तो इस प्रकार का परीक्षण क्या है? नैपुण्य, निदान, उपलब्धि या अभिवृद्धि परीक्षण। तो ये है निदान, मतलब जैसे आप क्लास में पढ़ाते हैं और किसी बच्चे के ज़्यादा आ गए और किसी के आ गए कम, तो उस बच्चे के नंबर कम क्यों आए, तब आप ये जानने की जो प्रयास करेंगे तो वही होगा निदान। और जब आपको पता लग जाएगा कि ये इस कारण से, फिर आप करोगे उसका उपचार। या जैसे कोई बीमारी होती है, पहले उसकी खोज की जाएगी कि ये किस कारण से हुई है, और बाद में फिर उसका उपचार होगा जब उसके बारे में पता लग जाएगा। तो एक शिक्षिका या अध्यापक अन्वेषण करते हैं कि उनमें से कुछ छात्र भाषा प्रश्न पत्र के लेखन से संबंधित भाग में निम्न श्रेणी प्राप्त करते हैं, और निम्न श्रेणी के कारण को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण की परिकल्पना करती है। इस परीक्षण को निदानात्मक परीक्षण कहा जाएगा, अर्थात निम्न श्रेणी को प्राप्त करने वाले का निदान किया जाएगा। एकम प्राधिकृत पाठ्यवस्तु तत्एव यत् कस्मिंश्चित् पाठ्यपुस्तके समेष्टं शैल्या असमीचीनम् यत् व्यवहारिक जीवनस्य प्रकाशनेभ्यः यथा विज्ञापन सूचना लेख इत्यादिभ्यः स्वीक्रियते यत् ज्ञानस्य विशिष्ट क्षेत्रेभ्यः यथा नृविज्ञान खगोलशास्त्रम् इत्यादिभिः प्राप्यते यत् विविध नवीन शब्दावल्या परिपूर्णम् अत्यधिकम् आहनिकम्। तो इसमें एकम प्राधिकृत पाठ्यपुस्तक, तो यहाँ पर एक प्राधिकृत पाठ्यपुस्तक कौन सी होती है? जो ऑप्शन बी वाली है, व्यवहारिक जीवन और प्रकाशनेभ्यः यथा विज्ञापन सूचना लेख इत्यादि भी स्वीक्रियते। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है इसमें। तो एक प्राधिकृत जो पाठ्यपुस्तक वही होगी जो व्यवहारिक जीवन का प्रकाशन करे, व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी हो और विज्ञापन सूचना लेख आदि को स्वीकृति करे, वही प्राधिकृत पाठ्यपुस्तक है, अर्थात जिसमें व्यवहारिक जीवन का विकास निहित हो और वही उपयुक्त पाठ्यक्रम होता है। उसके बाद छात्राणां लेखन कौशलानां संशोधनार्थम निम्नलिखितेषु का उपाय न समीचीनः। तो लेखन कौशल के संशोधन के लिए एक उपाय सही नहीं है। लेखन कार्य से अंतिम रूपात् पूर्वं प्रथमतः प्रारूप निर्माणार्थम पुनः संपादनार्थम छात्रेभ्यः प्रोत्साहनं कार्यालय अभिलेख लक्ष्येण सह आत्मनः समस्या से संशोधनार्थम छात्रेभ्यः प्रशिक्षणं रक्तवर्ण द्वारा छात्रकृत त्रुटीनां संशोधनम या लेखन आरंभात् पूर्व एव लेखन कार्य विषय छात्रे से चर्चा। तो इसमें देखें तो जो यहाँ पर ऑप्शन जो सी वाला है माना गया है, रक्तवर्ण द्वारा छात्रकृत त्रुटीनां संशोधनम, तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर रहेगा इसमें, रक्तवर्ण द्वारा छात्रकृत त्रुटीनां संशोधनम। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए जो नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।